हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग बात करने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस की कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें मैम तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है या ज्योग्राफी, सिविक्स इंपॉर्टेंट है या इकोनॉमिक्स। ये बहुत सारे मिथ चलते हैं बच्चों के लास्ट टाइम पे जो कि साल भर तक ध्यान नहीं देते। जिन्होंने ध्यान दिया है हालांकि उन्हें ये चीज पता होगी कि जब आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो आपका हर एक सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो या इकोनॉमिक्स हो, चारों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चारों का वेटेज क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। लेकिन आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है या किस पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यही होता है ब्लूप्रिंट का मतलब, जो कि एक प्रिडिक्टेबल ब्लूप्रिंट है अगर देखा जाए तो, जिसको बनाया गया है आपका सिंपल पेपर देख करके कि आपके इस साल का जो बोर्ड ने सिंपल पेपर रिलीज किया है सोशल साइंस का, उसको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने किस तरीके का क्वेश्चन बनाया है या किस तरीके का पेपर आपका आ सकता है। ऑलमोस्ट अभी तक आपके स्कूल में या जिस भी इंस्टीट्यूट में आप होंगे आप प्री बोर्ड्स दे चुके होंगे, अगर दो नहीं तो एक तो हालांकि आपका कंप्लीट हो ही चुका होगा। तो आपने अपना परफॉर्मेंस एनालाइज करके देखा होगा कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, क्या मैं हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है या मुझे इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा, उसके क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बैठ पा रहे हैं। तो आज हम लोग थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको किस सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए या उस सब्जेक्ट में किस चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो देखो, जब आप सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करेंगे तो मैंने आपको बोला कि हर एक के मन में एक मिथ होता है कि यार मुझे हिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ लेना चाहिए क्योंकि उससे हो सकता है हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेरा जो पेपर है वो हिस्ट्री से ज्यादा आएगा। पहले ऐसा कंफ्यूजन भी ज्यादा रहता था क्योंकि आपके पास जो सेक्शंस हुआ करते थे पेपर में उन सारे सेक्शंस में मिक्स क्वेश्चन आते थे। आप उस सेक्शन में ये पता नहीं लगा सकते थे कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से आया है, कौन सा ज्योग्राफी से आया है। पर इस बार सीबीएसई ने आपके लिए ये बहुत आसान कर दिया है। आप अपना पेपर जब भी उठाएंगे या आपने प्री बोर्ड भी दिया होगा, अगर वो बोर्ड पैटर्न पे बनाया है स्कूल ने या किसी भी इंस्टीट्यूट ने, तो वो बहुत क्लियरिफाई वे में बनाया गया है सीबीएसई के थ्रू कि आपको उसने हिस्ट्री का सेक्शन अलग से मेंशन करके दिया है। हिस्ट्री आपका 20 मार्क्स का है, सिमिलरली ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स भी आपका 20 मार्क्स का ही है। आपको उसमें से ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा कम इंपॉर्टेंस देनी है किसी भी सब्जेक्ट को, आपको चारों इक्वल पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो आप आज ही से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। सबसे पहले इकोनॉमिक्स उठाएं क्योंकि वो भी 20 मार्क्स का है, लेकिन वो आपको लर्न करने में इजी पड़ेगा। उससे जो क्वेश्चन बैठते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन बैठते हैं, वो आपसे डायरेक्ट कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। लेकिन अगर आप ये कर लेंगे तो वो 3 चैप्टर, क्योंकि एक चैप्टर तो ग्लोबलाइजेशन उससे सिंगल हेडिंग आ रही है, तो वो 3 चैप्टर आप इजीली कर पाए तो आपका 20 का स्कोर कहीं भी नहीं जा रहा है। मोर ओवर आपके पास ऐसे काफी सारे पैटर्न के क्वेश्चन हैं जिनसे आप स्कोरिंग आपकी बेहतर कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले तो क्वेश्चन सेक्शन वाइज डिवाइड होते थे लास्ट ईयर तक कि सेक्शन ए will be consisting of MCQs, section B will be consisting of very short answers, section C will be short answer type question, फिर long answer आते थे, मैप वर्क आता था, केस बेस्ड आता था। लेकिन अब हर एक जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, तो उसी में आपको मिक्स क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको सेक्शन में डिवाइड नहीं किया है। तो हर एक सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन उसने क्या किया है, अलग किया है। तो पहले तो क्वेश्चन देखो कितने तरीके के आएंगे बोर्ड में। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपका 1 मार्क्स का जो कि एमसीक्यू होगा, जिसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको हजारों बार, जो भी बच्चा मेरे से पढ़ा है साल भर में या जिन्होंने कभी मेरा वीडियो देखा होगा पिछले साल का, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, इसको एक बार एक स्लाइड पे देख लेते हैं। जैसे पहला जो टाइप है क्वेश्चन का वो क्या है बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये जो आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, आपको इसके अंदर सिंपली ए बी सी लिख करके नहीं छोड़ना है। दिस इज वेरी रॉन्ग वे टू आंसर दिस क्वेश्चन। मान लीजिए उसने आपसे पूछा क्वेश्चन के अंदर एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती है, हम उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था और ऑप्शन सी क्या कहता है, रिसोर्सेस। आप इसको अपनी कॉपी में इस तरीके से मेंशन कर रहे होंगे, दिस इज द वेरी राइट मेथड टू आंसर द एमसीक्यूज। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दीबाजी में पेपर में टिक कर लेते हैं ए बी सी डी, और लास्ट में जब लिखने की बात आती है तो हम ए बी को डी मान लेते हैं, सी बी, आप कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, और एग्जामिनर भी इसको देख के आपको मार्क्स नहीं देगा। तो आपको दोनों चीजें मेंशन करनी है, आपको ऑप्शन भी मेंशन करना है किसना है, आपको आंसर का पूरा कंटेक्स्ट भी मेंशन करना है।
तो चलिए दूसरा टाइप बताते हैं अब आपको। दूसरा टाइप है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें आपको कोई पॉइंट नहीं लिखना। तीसरा है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो कम से भी कम अगर 3 नंबर का है तो 3 से 4 पॉइंट जरूर लिख के आए इसमें। फिर आते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 5 से 7 पॉइंट लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर आप लिखना चाहें तो 10 पॉइंट लिख दें, इससे ज्यादा मत लिखना। ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन को लेके बैठे और उसमें आपने निबंध की तरह पूरी कॉपी भर दी। आपको ऐसी राइटिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ एग्जैक्ट आंसर देना है बहुत प्रिसाइज मैनर में। केस बेस्ड क्वेश्चन बाइफरकेट होता है 3 तरीके से। पहले के 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के आते हैं, लास्ट का क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। पॉइंट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैप वर्क अगेन आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आएगा, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एक मैप वर्क हिस्ट्री का है और एक ज्योग्राफी का है। तो अब देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट वाइज पेपर में कितना कितना किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं एमसीक्यू की, तो हिस्ट्री से आपके 4 एमसीक्यू आ रहे हैं, यानी कि 4 डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। ऑल्दो पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है, लेकिन ये डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन। अगर आपने इसमें गलती कर दी तो उसके पास कोई स्कोप नहीं है इसको ठीक करने का। तो जब भी एमसीक्यू करें, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस थ्राइस और जितना भी आप पढ़ना चाहें, ताकि उसमें कोई स्कोप ना रहे गलती करने का। तो एमसीक्यू हिस्ट्री से आ रहे हैं 4, ज्योग्राफी से 6 एमसीक्यू आएंगे, सिविक्स से 4 और इकोनॉमिक्स से अगेन 6 एमसीक्यू आपके बैठ रहे हैं। जब आप वेरी शॉर्ट की बात करते हैं तो वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि अगर हिस्ट्री से देखा जाए तो मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड से दिया हुआ है। अगर सैंपल पेपर की बात करें तो लमसम अंदाजन यह है कि मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड 2 या 3 मार्क्स का अप्रॉक्स आपका बैठेगा बोर्ड में। तो उसमें आपको क्या करना है, 2 ही मार्क्स में आंसर लिखना है और आपको बहुत सेंसिबल आंसर लिखना है। 2 मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि हमने एक लाइन लिख के छोड़ दिया, नहीं, कम से भी कम आप उसको रुक के उसको ठहर के आंसर करें। 1 या 2 लाइन या 3 लाइन जो इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि आप उसको पैराग्राफ में ही लिखें। आप उसे पॉइंट में लिखते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा दिखाता है। और कॉपी का सुंदर प्रेजेंटेबल दिखना उतना ही जरूरी है जितना कि उसका कंटेंट अच्छा होना जरूरी है। आपके पास ज्योग्राफी से अगेन एक क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट में, और सिविक्स से आपके पास 2 क्वेश्चन है। जब आप वेरी शॉर्ट की बात करते हैं यानी कि 2-2 मार्क्स के आपके पास 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की रिगरस रीडिंग है वो सिविक्स में करनी, क्योंकि छोटे छोटी जगह से कोई सा भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, बन सकता है। तो आपको कोई भी चीज ऐसे नहीं छोड़ देनी है कि आपने उसको लेट गो कर दिया, आपने उसको ऊपर से थॉरली रीड कर लिया तो आपके पास फैक्चुअल पॉइंट ना मिले। देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रिसाइज लिखना है, यानी कि आपको 2 से 3 लाइन में लिखना है। अगर आपके फैक्ट्स क्लियर हैं, अगर आपका कंटेंट बहुत स्ट्रांग है, आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं और वहां पे आपके पास चांस होता है कि आप एग्जैक्ट 2 मार्क्स को अटेम्प्ट कर लें या फिर आप उसको क्या कर लें, ऐड कर लें अपने नंबर स्कोर में। अब ऐसे में आपने इसको आंसर किया, आंसर करके आपके पास ये एग्जामिनर के दिमाग में भी एक इंप्रेशन बन गया कि इस बच्चे ने एनसीईआरटी को रीड किया है। एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट अगर लगातार में गलत जाएंगे तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि बच्चे की तैयारी ठीक से नहीं की गई है। नेक्स्ट आ जाइए आप, जब शॉर्ट आंसर की बात करेंगे, ज्योग्राफी से कोई शॉर्ट आंसर नहीं है और सबसे ज्यादा शॉर्ट यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स से। यानी कि आपको हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना है, हर एक हेडिंग पे क्वेश्चन मार्क लगा करके सोचना क्या यहाँ से मेरा क्वेश्चन बैठ सकता है, क्या इस जगह में कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट है जिसको मैं 3 पॉइंट में लिख सकता हूँ क्या। तो आपको जो करना है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो आपको 2 मार्क्स के हिसाब से कुछ भी तैयार नहीं करना है, आपको हर एक क्वेश्चन इस हिसाब से तैयार करना है कि आप उससे 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आंसर कर पाए। अगर प्रेडिक्शन देखा जाए तो उससे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं बैठेगा, उससे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपका 2 मार्क्स का होगा। जब आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे, अगेन आपका हिस्ट्री से एक है जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया से दिया हुआ है। आपका सिविक्स से एक और क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क्स का, जो कि आपका दिया हुआ है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट से। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ के जाएंगे और बहुत ध्यान से ये आंसर करना है कि 3 से 4 पॉइंट के अंदर मुझे प्रिसाइज आंसर देना है। उसने आपसे पूछा हो व्हाट के बारे में और आप लिखा है व्हेन, वेयर, हाउ, सब कुछ आपने लिख दिया और आपसे जो पूछा गया था वो आपने उसी को आंसर नहीं किया, या आपने आंसर को इतना गोल घुमा दिया कि जो बच्चा है या जो एग्जामिनर है दूसरा पढ़ने वाला, वो इतना कंफ्यूज हो जाए कि वो उसको चेक ही नहीं कर पाए कि मुझे इसमें आंसर देने में मार्क्स कितने देने हैं। जैसे मान लीजिए आपसे जो पूछा गया था आपने उसके आसपास का सब कुछ लिख दिया और जो एग्जैक्टली पूछा गया था उसको कहीं आपके आंसर में आपने छुपा दिया है, तो आपको वहां पे मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए बहुत प्रिसाइज रहें अपने आंसर लिखते टाइम। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इज योर ओन क्वेश्चन, जिनमें आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं और बहुत अच्छे खासे एक्सपेंशन के साथ लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को बहुत थरली रीड करें।
अपने आंसर की कनेक्टिविटी जरूर बनाए। ऐसा नहीं आपका फर्स्ट पॉइंट सेकंड से मैच नहीं खाता हो, सेकंड थर्ड से मैच नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं करना है बेटा। आपको उसको ऐसे लिखना है जैसे आपने किसी स्टोरी को ब्रेकआउट किया है। आपका पहला पॉइंट दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, दूसरा तीसरे से कनेक्ट होना चाहिए, और सिमिलरली हर एक पॉइंट का कनेक्टिविटी उसके अंदर बना हुआ होना चाहिए। जब आप बात करते हैं केस बेस की, अगेन इसमें आपको एक सोर्स गिवन होता है, आपके पास पैराग्राफ है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस पैराग्राफ में क्या करना है, आंसर ढूंढना है या उससे रिलेवेंट आंसर लिखना है। तो ये उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है जो लास्ट मोमेंट पे बहुत रिग्रेस प्रैक्टिस करते हैं, जो लास्ट मोमेंट पे जिनको लगता है कि नहीं यार मेरे पास इसके अलावा कोई टाइम नहीं है, अब बचा ही नहीं है पढ़ने के लिए। तो आपके लिए ये 20 मार्क्स के एमसीक्यू और ये 12 मार्क्स के केस बेस प्लस ये 5 मार्क्स का जो मैप वर्क है, दिस इज योर सेक्शन। अगर आप इनका टोटल भी देखेंगे तो आपके पास पासिंग मार्क्स के लमसम इसमें मार्क्स हो रहे हैं। जैसे आप बात करें 20 + 12 दैट इज 32 + 5 37 मार्क्स, ऑलमोस्ट आप 50% के आसपास स्कोर कर सकते हैं। तो आप अगर रिगरस भी नहीं पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें ही स्कोर करना सबसे ज्यादा टिपिकल पड़ता है बच्चे के लिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो पढ़ता है, वो लिख सकता है, लेकिन जब उसको बात होती है कि एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर देने की, वहां पे एक्यूरेसी के अंदर वो क्या होता है, हमेशा चोट खाता है। तो आपको एक्यूरेसी के लिए एनसीईआरटी की बहुत बहुत अच्छे से रीडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं मैप वर्क की। तो मैंने आपको बताया था नेशनलिज्म इन इंडिया से एक मैप वर्क आ रहा है और बाकी का ज्योग्राफी के हर एक चैप्टर से आपका मैप वर्क बैठ रहा है। आप सब्जेक्ट वाइज वेटेज देख लें कि हम लोग चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से हमारा वेटेज बैठने वाला है। हिस्ट्री का चैप्टर वाइज देखें तो यूरोप जो है, अगर आप प्रिडिक्शन लगाएं तो 6 मार्क्स के आसपास का आ रहा है, जिसमें से आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक यूरोप से बैठा है सिंपल पेपर के अंदर। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई कि एज इट इज इस ब्लूप्रिंट से पेपर आ गया, जो कि अंदाजा तो है कि यहीं से ही बैठना चाहिए, तो आप अपने नेशनलिज्म इन यूरोप को बहुत ही ज्यादा कसरत से पढ़े, सारे यूनिफिकेशन पढ़ के जाएंगे, सारे के सारे रिवॉल्ट्स पढ़ के जाएंगे। लिबरल का रिवॉल्ट जरूर पढ़ना, ट्रीटी ऑफ विना पढ़ के जाना, ताकि आप क्या कर पाए, इन 5 में से एक भी नंबर ना कटने आपका। ठीक है, एक एमसीक्यू आ रहा है उससे, एक एमसीक्यू तो खैर चारों ही चैप्टर से आ रहा है। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, वो होता है ना लक की बात, अगर लक अच्छा है बच्चे का या उसकी किस्मत बहुत अच्छी है और सैंपल पेपर बेस्ड पेपर आ गया, तो प्रिंट कल्चर से सिर्फ आपका एक केस बेस आ रहा है। इसका मतलब आपको इसकी रीडिंग भी प्रॉपर लगानी है, बिल्कुल ऐसे नहीं बैठ जाना है कि सैंपल पेपर में आपका केस बेस आया तो यहाँ पे भी केस बेस आ सकता है। वो चेंज भी हो पाएगा या चेंज हो भी सकता है, इस चीज का बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये ना सोच के जाए कि मुझे प्रिंट कल्चर पढ़ना ही नहीं है क्योंकि मैं उसमें सोर्स में से देख करके आंसर लगा दूंगा। पर डेफिनेट है कि 4 मार्क्स के लमसम में आपका प्रिंट कल्चर आएगा, जो कि काफी अच्छा वेटेज है, तो आपको उसको पढ़ के जरूर जाना है। अब आपके लिए जो स्कोरिंग चैप्टर है हिस्ट्री का, वो है ग्लोबल वर्ल्ड। स्कोरिंग इन द सेंस उसका वेटेज कम है, लेकिन उसकी हेडिंग्स भी बहुत कम है। तो आप एक ही हेडिंग से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बैठ रहा है, यानी कि आपको बोल दिया गया कि बेटा आपको 3 पेज पढ़ना है और इन 3 पेज से आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो वो 3 पेज आपको ऑन टिप्स याद होने चाहिए अगर आप अपना 3 मार्क्स नहीं गंवाना चाहते। तो मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड को जरूर पढ़ के जाना। अप्रोक्सीमेशन के अंदर इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बैठेगा ही बैठेगा। फिर बात करते हैं आपके नेशनलिज्म इन इंडिया की। सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का होता है, 2 मार्क्स अगर एक्सक्लूड कर दें तो सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स के आसपास इसका पेपर बैठ जाएगा। इसको अंदाजन ले लें, अप्रोक्सीमेशन के अंदर लेके चलें। पर हाँ, आपका वेटेज जो ऊपर के 2 चैप्टर है उनसे ही सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा कंटेंट यहीं से ही पूछा जाता है। तो इन दोनों चैप्टर को कोर तरीके से याद करेंगे, ठीक है, तभी जाकर के आप कहीं पे हिस्ट्री के अंदर स्कोर कर पाएंगे। और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी यहीं पे आती है कि अगर वो प्रिपेयर कर रहा है तो उसको हमेशा कंफ्यूजन ये रहता है कि हिस्ट्री हमें किस तरीके से पढ़नी चाहिए, या हिस्ट्री जो है उसमें हमारा स्कोर सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए ये है कि 4 चैप्टर, तो चारों को देख करके एकदम ऐसे डरे ना। उसमें से जो 2 चैप्टर है आगे के, वो आपका सबसे ज्यादा वेटेज कैरी कर रहे होंगे, दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। और दोनों चैप्टर का कंटेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, एक बार नहीं बार बार करें। फिर भी अगर एनसीईआरटी नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास रिफ्रेशर्स हैं, आप रिफ्रेशर्स ऑप्ट करें, उसमें से पीवाईक्यूज लगाएं। हर एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर किस तरीके से किया जा रहा है। जैसे टॉपिक आपने पढ़ लिया, हिस्ट्री में कहानी याद करना प्रॉब्लम नहीं देता, हिस्ट्री के अंदर आंसर राइटिंग प्रॉब्लम देता है। तो आप आंसर्स को पढ़ना स्टार्ट करें, आज से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बोर्ड तक आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि आंसर्स लिखे कैसे जाते हैं और आपको वो आंसर लिखे आने चाहिए। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स ज्योग्राफी। जब आप ज्योग्राफी की बात करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन ज्योग्राफी से आ रहा है, लेकिन इसमें जो 2 चैप्टर्स हैं आपके
फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड वाटर रिसोर्सेज, यहाँ से मैप वर्क आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, कंटेंट नहीं आते। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और वाटर रिसोर्सेज बेटा ऐसे चैप्टर है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आप इसको एनसीईआरटी से एक बार अगर रीड कर भी लोगे तो आप बोर्ड में इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, मतलब इसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इसको उस लास्ट मोमेंट रीडिंग के लिए रख लें कि आपने क्या किया, रीड किया, जो भी आपको बताया कि भाई आपने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ लिया, उसमें 3-4 चीजें पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट 3 तरीके के होते हैं, कम्युनिटी कंजर्वेशन क्या होता है, कौन सी कम्युनिटी किस तरीके के प्लांट को कंजर्व करने की कोशिश करती है, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। पूरा चैप्टर जो है उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं दे रखा और चैप्टर का वेटेज भी अप्रोक्सीमेशन से कम है, तो उन चैप्टर्स को उतना ही टाइम दे जितना रिक्वायर्ड है, उसकी जगह वो टाइम इन्वेस्ट करें आप उन चैप्टर्स पे जहां से आपके क्वेश्चन बैठने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर से भले ही लग रहा है कि एमसीक्यू आ सकता है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप एग्रीकल्चर को एक बार ध्यान से पढ़ के जाएं, क्योंकि हो सकता है इससे आपके कंटेंट में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बैठ जाए। अगर 5 का नहीं भी बैठेगा तो 2 या 3 मार्क्स में तो डेफिनेटली बैठ सकता है। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगेन मिनरल एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखा गया सैंपल पेपर में चॉइस में दिया हुआ है, तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो चॉइस में आ सकता है, तो मिनरल एनर्जी काफी आसान पड़ता है बच्चों को याद करने के लिए, बट सिमिलर केस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ। अच्छा, इस साल के सैंपल पेपर में सबसे ज्यादा नया क्या था, आप जब चैप्टर या सैंपल पेपर को गो थ्रू करेंगे तो आपको देख करके लगेगा कि आपसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, आपको वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, आपको एक लाइन ऐड करके दे रहा है, आपको उसको जस्टिफाई करना है, आपको एनालाइज करना है उस लाइन के बारे में। तो आपने अगर एनसीईआरटी का रीडिंग नहीं किया तो आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मुझसे क्वेश्चन किस सेंस में पूछ रहा है या किस चैप्टर से पूछ रहा है। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम लास्ट में जाकर के कोई भी रिफ्रेशर उठा ले और उसी से चैप्टर के क्वेश्चन लगाते जाएं, एनसीईआरटी को ना छुएं, तो वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप ऐसा करके अपने नंबर डेफिनेटली गवा देंगे। तो आपको अपना एनसीईआरटी को जरूर रीड करना है ताकि आप चैप्टर की समझ रख पाए कि ये किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाइए सिविक्स। सिविक्स में अगेन पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर है यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है, तो आप उसके अंदर क्या करें, सबसे पहले पावर शेयरिंग को कंप्लीट करें, क्योंकि जब आप पावर शेयरिंग की बात करेंगे तो पावर शेयरिंग इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो चैप्टर बहुत आसान है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ना बहुत आसान है, उससे क्वेश्चन बैठ जाता है, एमसीक्यू ज्यादा बैठते हैं तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और जब आप बात करेंगे सैंपल पेपर की तो अगेन सैंपल पेपर के अंदर भी बेटा एमसीक्यू सबसे ज्यादा पावर शेयरिंग से आए हैं, तो उसको थोड़ा सा इस मैनर में पढ़ें कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन इससे बैठ सकता है। फेडरलिज्म अगेन अ वेरी गुड चैप्टर, इससे भले ही 3 मार्क्स का वेटेज आपको गिवन हो या 3 मार्क्स का आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बैठने के चांसेस हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बैठने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर इससे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जैसे सैंपल पेपर में पूछा गया 2 मार्क्स का भी आया तो प्रिसाइज लिखने में भी बच्चे को बहुत जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि फेडरलिज्म का कंटेंट काफी अच्छा होता है। जेंडर, रिलीजन, कास्ट इज एन इजी चैप्टर, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास के सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करना है, डिवाइडेड और बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसका आंसर आप भले मन से बना के लिख दें, लेकिन फैक्ट्स जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि क्या होता है हमें आता सब कुछ है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है आंसर राइटिंग की स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। तो उस चीज को अगर समझ के करेंगे तो हो जाएगा। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट चैप्टर, बट आप इसको रिगरसली प्रिपेयर करने की जगह रीडिंग करेंगे तो भी ये चैप्टर आपका हो जाएगा। आपको रिपीटेडली एक ही एक चीज को क्या करना है, बताना है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उसको आपको जस्टिफाई करना है। कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स आपको दिए हुए हो सकते हैं कि अकाउंटेबल नहीं होती, या वो डेलिब्रेशन नेगोशिएशन पे डिपेंड करती है, तो उस गवर्नमेंट का क्या फायदा है, दैट्स इट। तो ये जो 2 चैप्टर हैं आपके, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, इसमें अगर आपके पास बहुत ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा कंटेक्स्ट या एनसीईआरटी बुकिश नॉलेज नहीं है, तो भी आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और क्योंकि आप देखेंगे दोनों का वेटेज ज्यादा नहीं है तो इस पे ज्यादा ध्यान ना दें। फेडरलिज्म और पॉलिटिकल पार्टीज एंड पावर शेयरिंग, ऑल द 3 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि आप यहाँ पे अगर आंसर लिखेंगे, जितने अच्छे आपके फैक्ट्स होंगे उतना ही ज्यादा आपके पास चांस होगा, उतना ही ज्यादा अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे। और सिविक्स क्योंकि अपने आप में 20 मार्क्स का है, तो आपके पास मतलब पॉलिटिकल साइंस बहुत सारे बच्चों का बहुत फेवरेट होता है,
तो आपके पास चांस है कि आप इन 20 में से एक भी नंबर ना कटाएं। तो इसको इसी स्ट्रैटेजी से पढ़ना कि मुझे 3 चैप्टर को बहुत रिगरसली एक एक पॉइंट वाइज पढ़ना है, बाकी के जो 2 चैप्टर मेरे पास बचते हैं मुझे उस पर किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इकोनॉमिक्स अगेन 4 चैप्टर आ रहे हैं और 4 में से ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी आपका सिर्फ एक हेडिंग आ रहा है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन मार्क, क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को इनेबल किया। ठीक है, तो आपके पास चांस है कि आप एक ही पेज के चैप्टर में से 5 नंबर अगर स्कोर कर पाए तो उससे ज्यादा इजी 10th बोर्ड में बच्चे के लिए कुछ भी नहीं हो सकता कि उसको पन्ना पकड़ा दिया, बेटा इसको रट लेना, इसको पढ़ लेना, इससे 5 नंबर आएंगे। तो उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आसान है किसी भी बच्चे के लिए कि वो क्या कर पाए, अपना स्कोर कर पाए 5 मार्क्स। तो इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बैठ सकता है, 2 का भी बैठ सकता है, एमसीक्यू भी बैठ सकते हैं। तो इस चैप्टर में से आपके पास ये चांस है कि आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन जो कर सकते हो किसी चैप्टर का वो कर लो। फिलहाल इस साल के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स में वो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि होता बहुत आसान है। लाइक मनी एंड क्रेडिट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, मनी एंड क्रेडिट में बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन आपके बैठ सकते हैं। तो आपको मनी एंड क्रेडिट को तो पूरा पढ़ना ही है, बट इस साल सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से भी अच्छा खासा वेटेज देखा गया है। अब डेवलपमेंट को आपको कम टाइम देना है, डेवलपमेंट को आपको 2 या 3 रीडिंग दोगे तो भी वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपने इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी, HDR HDI रैंकिंग्स पढ़ी, आप उससे अपने जो चैप्टर है उसको स्कोर कर सकते हो। आप ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं कि एनुअल इनकम या एवरेज इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है, या एवरेज इनकम को मतलब इनकम को क्यों एज अ बेस लिया गया वर्ल्ड बैंक के थ्रू किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट मेजर करने के लिए, या फिर हम इनकम को अगर एक्सक्लूड कर दें तो और क्या पैरामीटर्स या फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके बेसिस पे हम किसी कंट्री को डेवलप या अंडर डेवलप बताएं। तो डेवलपमेंट को आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि इसका जो वेटेज है, अप्रोक्सीमेशन वेटेज या प्रेडिक्टेबल वेटेज जो है वो क्या है बेटा, काफी ज्यादा कम है। आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखें, हर एक टेबल को दोबारा से देखें, आप देखें कि कितने चैप्टर किस तरीके से डिवाइडेड है, किस टाइप का क्वेश्चन उस चैप्टर से बैठा है या बैठ सकता है, कि जब भी आप हेडिंग पढ़े तो दिमाग में रख के पढ़े कि यार ये चैप्टर जो है इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा या कितना बेनिफिट मिल सकता है किसी पर्टिकुलर हेडिंग से। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच। अगली बार जब हम मिलेंगे तो होपफुली हम लोग आपका बोर्ड रिजल्ट डिस्कस भी कर रहे होंगे और इस वेटेज का आपको काफी ज्यादा फायदा भी हो रहा होगा। थैंक यू सो मच।